फ्रेंड्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग बीएड पर एग्ज़ाम में 2025 का हिंदी व्याकरण का वर्ण का जो है थ्योरी और एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो ये सब टॉप वीवीआई क्वेश्चंस हैं, जो हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप भी हमारे सभी विषयों का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे हुंकार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप कंप्लीट सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। जो भी आज का ये थ्योरी होगा और एमसीक्यू होगा, उसका जो पीडीएफ है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो आप वहां से जुड़ के टेलीग्राम से जो है लिंक से जुड़ करके आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आप लोग को बस दिए गए नंबर पे हाई लिख के मैसेज करना है और अपना नाम ये कर देना है, फिर आप लोग हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक दिखाई है व्हाट्सएप चैनल का और फिर से ऐप लिंक है ये गूगल का। तो आप लोग यहाँ से जा करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि थ्योरी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा वर्ण हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? तो भाषा व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण तुम लगभग है कि सब लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बस वही है, थोड़ा नॉर्मल सा, बस थोड़ा सा एलिवेटेड। अब है कि वर्ण क्या है? तो वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो भी वर्ण है सबको पता है कि वो ध्वनि होती है जिसका कोई और भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक ही होगा वो, उसका कोई भी मतलब खंड खंड तोड़ के नहीं किया जा सकता है। फिर है कि वर्ण का प्रयोग। तो वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। तो वर्ण का जो प्रयोग होता है वह ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो ये मौखिक और लिखित दोनों होता है। वर्ण जो होता है, वर्ण का जो प्रयोग होता है मौखिक और लिखित दोनों रूपों में होता है। ठीक है, अब है कि अक्षर। अक्षर किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। ठीक है, तो अक्षर क्या है? तो एक ध्वनि या फिर ध्वनि समूह का न्यूनतम इकाई है। ठीक है, और उसका जो उच्चारण होगा वो कैसा होगा? तो वायु के झटके के साथ होता है। ठीक है, अब है कि वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भी मतलब वर्ण होता है उसको जो व्यवस्थित जो भी एक लाइन में रखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब है कि स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या सा होता है? जो भी मतलब हम लोग जब उच्चार कर रहे हैं तो उसमें जो हवा है वो बिना किसी रुकावट में मुंह से निकल जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे स्वर कहेंगे। अब है कि हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ और ई। इस उच्चारण मतलब जब हम लोग अ का उच्चारण कर रहे हैं तो एक मात्रा का समय लगा ना अ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो हर्ष स्वर। अब है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई। जैसे देखिए अ था तो अ में सिर्फ एक मात्रा का समय लग रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लग रहा था। पर ये आ है तो आ कहने में हमें दुगना समय लग रहा है ना, आ, तो वही है। तो फिर जिसमें दुगना समय लगे वो क्या है? तो दीर्घ स्वर। अब है व्यंजन। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ। तो समझ में आ गया आप लोगों को? स्वर का इसमें जो है हेल्प लिया जाएगा तभी जो है वर्ण का व्यंजन का उच्चारण किया जा सकता है। तो क का आप लोगों ने देखा, क में अ लगेगा तभी तो हो रहा है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो व्यंजन। अब है व्यंजन गुच्छ। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे क्यारी, स्मरण। जब दो या दो से अधिक व्यंजन जो होगा एक ही सांस में एक झटके के साथ बोला जाएगा तो क्या कहेंगे उसे? तो व्यंजन गुच्छ कहेंगे। जैसे क्यारी है, क्यारी एकदम एक ही सांस में बोला जा रहा है ना, और झटके से स्मरण, तो वही है, तो व्यंजन गुच्छ से बोला जा रहा है। अब है कि अंतस्थ व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। तो अब हम लोग जैसे र बोल रहे हैं, र, तो इसमें जीभ लग रहा है ना तालु को, फिर दांत भी ओठ भी आपस में हल्का स्पर्श हो रहा है तभी तो बोल पा रहे हैं ना, तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे? तो अंतस्थ व्यंजन।
अब है हमारा बलाघात। बलाघात क्या होता है? तो बलाघात किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है तो वह बलाघात कहलाता है। जब किसी शब्द का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो एक अक्षर पर जब बल देंगे तो वो बलाघात कहलाएगा। जैसे करण, करण में क्या है? तो हम लोग करण में क्या कर रहे हैं? क के ऊपर बल दे रहे हैं ना। फिर है कमल, कमल, तो म पे हम लोग बल दे रहे हैं। तो र और म पर क्या है? तो हम लोग ये कर रहे हैं। तो कभी कभी पूरे शब्द पे भी बलाघात होता है। फिर है अब अल्प प्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब जो भी वर्ण है उसका में उच्चारण में कम समय श्रम लग रहा है, मतलब आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं और हकार की ध्वनि नहीं निकल रहा है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो अल्प प्राण। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, तो इसको याद कहेंगे कि प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा। जैसे क, ग, ण, तो इसमें हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। अब है महाप्राण, तो जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है। जैसे अल्प प्राण है तो जस्ट उसी का अपोजिट, इसमें अधिक परिश्रम लगेगा उस व्यंजन पे और हकार का ध्वनि निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग महाप्राण कहेंगे। तो प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा महाप्राण, चौथा वर्ण महाप्राण है। ये चीज़, एक चीज़ हम लोग हमेशा ये याद रखेंगे, ठीक है। अब है इसका ऑप्शन, जैसे में ख और ग। ख बोलने में जो है हमें परिश्रम देना पड़ रहा है ना, और हकार की मात्रा, हकार की ध्वनि भी निकल रही है। अब है घोष वर्ण, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह। तो जिन को घोष वर्ण कैसा है? तो वह व्यंजन जिसके वर्ण के उच्चारण स्वर तंत्रियों में झंकार है, ठीक है, और उनके उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न हो रहा है, झंकार उत्पन्न हो रहा है, नाद उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या है? तो वो घोष वर्ण है। अब है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण जस्ट अपोजिट के, इसमें जो है झंकृत नहीं होगा और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स, श, श घोष है, ठीक है। अब है संयुक्त संकृत ध्वनि, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संप्रयुक्त ध्वनि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि जो है दो व्यंजनों से मिल जाए, जैसे संभव, तो इसमें क्या है? तो इसमें स और भ के बीच म का मेल है ना, संभव, तो दो व्यंजन एक ही से मिल रहे हैं तो ये क्या है? तो संपक्त ध्वनि है, ठीक है। अब है संगम, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। जैसे मत जाना, शब्द में मत जाना के बीच थोड़ा विराम है ना, मत जाना, तो ये क्या है? तो संगम है और इसमें विराम आ रहा है तो संगम कहलाएगा। अब है अनुतान, तो अनुतान भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह अनुतान कहलाता है। जैसे हमें तो करना ही होगा, तो अनुतान का वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, ठीक है। जैसे हमें तो करना ही होगा, इसमें क्या बोलते हैं? स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रकट हो रहा है ना, जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो अनुतान कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्ण हैं और उनका कुछ क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान है। जैसे अ, आ, ख, ग, घ और विसर्ग, तो क्या है? तो कंठ से है ये। फिर है तालु का, मुर्दा का, दंत का, ओष्ठ का, कंठ, नासिका का। तो अभी मैं इतना डिफाइन नहीं कर रही हूँ, तो ये आप लोग को पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा और इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। अब है कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। तो एमसीक्यू है हमारा पहला, ढ का अण का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर अभी हम लोग आप लोग ये पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही आप लोग ये करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो अण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अण क्या है हमारा? तो कंठ। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। आप लोग पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे, तो वो अच्छे से आप लोगों का हो पाएगा, ठीक है। अब है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, तालु, कंठ, दंत। ट किस चीज़ से हम लोग बोल रहे हैं? तो मुर्दा से। तो मुर्दा से ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो मुर्दा, ठीक है। अब है अगला है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत। तो ब बोल के देखेंगे, ब क्या आ रहा है? तो ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान ब का क्या है? तो ओष्ठ,
ठीक है। अब है घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। घ जब बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा? तो कंठ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। अब है कि च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। च तो च बोलने में हमारा क्या आ रहा है? तो च बोलने में हमारा तालु है ना, तो च का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। अब है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, कंठ, मूर्धा। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो आप लोग एक बार अच्छे से ये देख लीजिएगा। तो फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। अब है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष च, ग, ल, घ। तो अघोष वर्ण इसमें से हमारा कौन सा है? तो क्या बोलते हैं? तो अघोष वर्ण इसमें से हमारा च, ग, ल, घ। तो इसमें हमारा अघोष वर्ण क्या है? तो अघोष वर्ण हमारा च है। ठीक है। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे, तभी आप लोगों से जो है सॉल्व हो पाएगा। अब है कि श का उच्चारण स्थान क्या है? दांत, तालु, दंतालु, मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। अब अगला क्वेश्चन है कि ई का उच्चारण स्थान है मुंह, तालु, मूर्धा, दांत। तो ई का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तो तालु। तालु जो है हमारा ई का उच्चारण स्थान है। अब है ल का उच्चारण स्थान बताएं। दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा। तो ल का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तो ल का उच्चारण स्थान हमारा दंत है। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन कि हिंदी में हर्ष स्वर है 3, 4, 2, 13। तो हिंदी में हर्ष स्वर कितने हैं? तो हिंदी में हर्ष स्वर हमारे 4 हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अ का उच्चारण स्थान है अ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। तो अ का हमारा उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि र तथा री का उच्चारण स्थान है र तथा री, मूर्धा, तालु, कंठ, दंतोष्ठ। तो र तथा री का क्या है उच्चारण स्थान? तो मूर्धा। ठीक है। अब अगला है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? स, ह, अ, ज। तो घोष वर्ण हमारा इसमें से कौन सा है? तो ह जो है हमारा घोष वर्ण है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? प, स, ज, घ। तो इसमें से किसका उच्चारण जो है हमारा कंठ से हो रहा है? तो घ का। जो घ, एक मिनट। सॉरी, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। तो हमारा निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो जो हमारा घ है, घ का हमारा उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में जो अंतस्थ वर्ण है उसकी संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो कितनी है? तो 4। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, तालु, दंत। तो म का हमारा उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो हिंदी में जो अनुनासिक वर्ण है उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो उनकी टोटल संख्या हमारा 5 है। ठीक है। ये बार बार हिंदी में जो टोटल जो है अनुनासिक वर्ण की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल हमारी 5 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि य, र, ल, व कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो य, र, ल, व है वो कौन सा व्यंजन है? तो वह अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। तो घ का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो कंठ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ। तो ज का हमारा उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं?
अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग वो किस में आते हैं? तो वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उससे जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो बस आज